हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। 72 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों ने आखिरकार मनवा ही ली अपनी मांगे। मंत्रिमंडल मीटिंग के दौरान अड़े रहे पेंशन भोगी, जमकर काटा बवाल। सुप्रीम कोर्ट का दिया हवाला। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार ने दिल खोलकर कर दिया बड़ा ऐलान। हर साल पेंशन में 5% से पेंशनधारी मालामाल। कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी मंच के लगातार दबाव के चलते केंद्र सरकार का बड़ा ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18 माह एरियर कुछ समय के लिए फ्रीज किया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता, ब्याज सहित हो भुगतान। आखिरकार 18वां बकाया भुगतान को लेकर आ गई बड़ी खुशखबरी। आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशनरों का रखा खास ख्याल। महंगाई भत्ते के ताजा आंकड़ा आते ही डीए-डीआर में बड़ा उछाल। सालों इंतजार के बाद फिटमेंट फैक्टर 3.00% करने की मांग पर फुल एंड फाइनल फैसला। न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की मासिक बढ़ोतरी से वेतन पेंशन में बड़ा उछाल। फैमिली पेंशन को लेकर आ गई बड़ी खबर। फिक्स मेडिकल अलाउंस पर जोरदार अपडेट। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। पेंशन में आई बम्पर बढ़ोतरी को लेकर आई खबर से पहले एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा बलों के कर्मियों और परिवार पेंशन धारकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन के प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इसका लाभ परिवार में पेंशन धारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं और दिव्यांग पेंशन धारकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इसके कारण सरकारी कोष पेंशन को बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, इसलिए सरकारें पेंशन की तमाम स्कीमें चलाती हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने योग्य सदस्यों को हायर पेंशन को चुनने का ऑप्शन दिया है। अगर कोई हायर पेंशन के विकल्प को चुनना चाहता है तो इसके लिए 3 मई की डेडलाइन तय की गई थी, लेकिन काफ़ी लोगों के मन में इसको लेकर कई सवाल हैं। प्रोसेस से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक को लेकर लोगों के बीच भारी कन्फ्यूजन है। ऐसे में कोई भी योग्य सदस्य हायर पेंशन के ऑप्शन को कैसे चुन सकता है। कर्नाटक एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और एडवोकेट बीसी प्रभाकर ने कहा कि पीएफ फंड से पेंशन फंड में राशि ट्रांसफर करने के लिए पीएफ अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है। पीएफ फंड से पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाने वाली राशि का कैलकुलेशन को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है, इसलिए इसे चुनने वालों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। एंडस्लाम में पार्टनर सौम्या कुमार ने बताया कि ईपीएफओ को इस बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि अगर नियोक्ता के पास पुराने वेतन रिकॉर्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में पूरी तरह से डाटा उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें। अगर कोई हायर सैलरी पर पेंशन का विकल्प चुनता है, ईपीएफ से ईपीएस में ट्रांसफर होने वाली राशि का कैलकुलेशन किस तरह किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो कर्मचारी 1 नवंबर 2014 से पहले या 1 नवंबर 2014 को ईपीएफ का हिस्सा थे लेकिन हायर पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर सके, वो 4 महीने के भीतर नए ऑप्शन को चुन सकते हैं। इसके बाद आवेदन की डेडलाइन बढ़ाकर 3 मई 2023 कर दी गई थी। हालांकि कर्मचारियों के लिए ज्वाइंट आवेदन की प्रक्रिया मुश्किल थी। केरल उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ से कहा कि वो कर्मचारियों और पेंशनरों को पूर्व सहमति का प्रमाण पत्र के बिना हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने की अनुमति दे और अपने ऑनलाइन सिस्टम में इसकी व्यवस्था करे। केरल उच्च न्यायालय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया था कि कोर्ट ने कहा था कि अगर ऑनलाइन सुविधा में उचित बदलाव की व्यवस्था नहीं की जा सकती तो हार्ड कॉपी जमा करने की अनुमति सहित उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया कि जिन कर्मचारियों ने 5,000 रुपये या 6500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक सैलरी में कंट्रीब्यूट किया था और ईपीएस 95 सदस्य होने के दौरान संशोधित योजना के साथ ईपीएस के तहत ऑप्शन चुना था, वह हायर पेंशन के लिए योग्य होंगे। वहीं योग्य सदस्य को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और अन्य सभी जरूरी दस्तावेजों जैसे ज्वाइंट घोषणा आदि आवेदन में जमा करना होगा। ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को सामान्य सैनिकों की तरह पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को अभी सामान्य सैनिकों की तरह सुविधाएं नहीं मिलती है। रक्षा विभाग की संसदीय समिति ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि परिजनों के दुख को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश करती है कि ड्यूटी के दौरान बलिदान होने वाले अग्निवीर के परिजनों को भी वही फायदे सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सामान्य सैनिकों के परिजनों को मिलते हैं। जून 2022 में सरकार ने सेना की 3 सेवाओं में अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत युवाओं को सेनाओं में शॉर्ट टर्म के लिए शामिल किया जाता है। अग्निवीर योजना का मकसद सेना की तीनों अंगों में औसत उम्र को कम करना है। अग्निवीर योजना के तहत 17 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सेना में तीनों अंगों में सेवा करने का मौका मिलता है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले 25% युवाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाता है। संसदीय समिति ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैनिकों को मिलने वाले अनुग्रह राशि हर वर्ष में 10 लाख रुपए बढ़ाने की सिफारिश की है। रक्षा मंत्रालय ने समिति को बताया कि अभी ड्यूटी के दौरान हादसे या आतंकी हिंसा या असामाजिक तत्वों के हमले में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को 25 लाख रुपए अनुग्रह
राशि मिलती है। वहीं सीमा पर झड़प या आतंकियों से मुठभेड़ में या फिर समुद्री लुटेरों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले सैनिकों को अभी 35 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है। वहीं युद्ध के दौरान दुश्मन के हमले में बलिदान होने वाले सैनिकों को 45 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है। संसदीय समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि सरकार को अनुग्रह राशि हर वर्ग में 10-10 लाख रुपए बढ़ाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। साथ ही इसकी न्यूनतम राशि 35 लाख रुपए और अधिकतम राशि 55 लाख रुपए होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों को बड़ा तोहफा दे दिया है। उनकी पेंशन में रिवाइज करने का फैसला कर लिया है, यानी अब पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रही है। इससे 2006 से पहले रिटायर जवानों और अफसरों की पेंशन बढ़ जाएगी। ये वो पेंशनधारी हैं जो 5 वेतन आयोग में 6500 से 10,500 रुपए पे स्केल के तहत पेंशन पा रहे थे। ये रिवीजन 1 जनवरी 2016 से माना जाएगा। केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए 7 वेतन आयोग भी इसी तारीख से लागू है। ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरिशंकर तिवारी ने जी बिजनेस को बताया कि इससे उन पेंशनरों को ज्यादा फायदा होगा जिनकी रिटायरमेंट के वक्त सैलरी 17,000 रुपए से कम थी। केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स इसे डिफेंस डिपार्टमेंट में लागू करने को कहा। इस रिवीजन में पेंशन के साथ परिवार पेंशन भी शामिल है। इसमें 4600 रुपए की ग्रेड पे को कोरोस्पोंडिंग ग्रेड पे माना गया है। यह संशोधन उन पेंशनरों के लिए है जो 5 वेतन आयोग की सैलरी में रिटायर हुए हैं। कार्मिक विभाग ने संशोधित पेंशन का कॉरस्पॉन्डेंस टेबल भी जारी कर दिया था। टेबल में बताया गया कि छठे वेतनमान में पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए निर्धारित ग्रेड पे 42 रुपये थी। इसमें बढ़ोतरी की गई जो रिवाइज करके 4600 ग्रेड पे किया गया। रिवाइज पेंशन भी दी गई है। प्रयागराज स्थित प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट ने सेना के सभी विंग को निर्देश दिए हैं कि वो 1 जनवरी 2016 से इस संशोधन को अपने यहाँ लागू करें। अगली खबर की बात करते हैं। सेना से रिटायर्ड लोगों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें सरकार ने बड़ी पेंशन के तौर पर नए साल का तोहफा दिया है। देर शाम कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 रैंक 1 पेंशन के तहत रक्षा कर्मियों पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में अगले संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके कुछ देर बाद ही रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर बताया कि OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन के तहत 1 जुलाई 2019 से सर्विस पेंशन में रैंक के अनुसार कितनी वृद्धि की गई है। प्रवक्ता ने एक टेबल भी शेयर किया है। इसमें सिपाही के रैंक से लेकर लेफ्टिनेंट रैंक तक पुरानी पेंशन के बाद 2019 में संशोधित पेंशन और उसके बाद 1 जुलाई 2021 से रिवाइज पेंशन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें बताया गया कि सिपाही को 1 जनवरी 2016 को 17,699 रुपए पेंशन मिलती थी, जो 1 जुलाई 2019 को बढ़कर 19,726 रुपए हो गई। अब ये 1 जुलाई 2021 से रिवाइज होकर 20,394 रुपए हो गई है। इस प्रकार से 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक संभावित बकाया 27,000 रुपए बनता है, जो एरियर ग्रुप में दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग करते रहे थे कि 18वां एरियर उनका हक है जो उन्हें हर हाल में मिलना चाहिए और उसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि यह कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। पेंशनर के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दुगनी हो जाएगी मिलने वाली पेंशन। देश भर के लाखों पेंशनर के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जल्दी ही इजाफा होने जा रहा है। सरकार पेंशन की लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की पेंशन दुगनी हो जाएगी। फिलहाल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सरकार ये फैसला कर लेती है तो फिर इसकी सैलरी चाहे जितनी भी हो, लेकिन इसकी पेंशन की कैलकुलेशन 15,000 रुपये पर ही की जाएगी।